नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भरतपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान जमकर पथराव भी हुआ है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। कसाई मोहल्ला का ये मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से दो पक्षों में यहां पर झगड़ा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, दो पक्षों में देर रात को के बाद में जो झगड़ा था उसने एक विकराल रूप ले लिया और उसके दौरान जो है जमकर के पथराव हुआ और जो कांच की बोतल वो भी फेंकी गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही जो है पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में वहां पर जो है समझाइश की गई और तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। आलोक रंजन जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे, एसपी भी मौके पर पहुंचे और जो संभागीय आयुक्त और आईजी है वो भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। झगड़े में जो है करीब 15 से अधिक लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो घायल थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 2013 में पक्षों में ये आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था और उसके बाद जो है मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें कल कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने कुछ लोगों को जो है जुर्माना लगा करके बरी कर दिया था और उनके द्वारा देर रात को जश्न मनाया जा रहा था, डीजे बजाया जा रहा था और उसी डीजे के को लेकर दोनों पक्षों में दोबारा से विवाद हो गया और ये स्थिति पैदा हो गई। जी अभिषेक, तो वर्तमान स्थिति दीपक कहें तो वो कैसी है? देखिए वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर आरएसी का और क्यूआरटी का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। किसी कानूनी घटना ना घटे उसको लेकर के देर हुई तो पुलिस के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए थे और समझाइश की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि जो आसपास के घटनास्थल के पास घर थे उनमें पुलिस ने देर रात को ही सर्च ऑपरेशन चलाया था और जो भी अनावश्यक जो झगड़े में काम आने वाली वस्तुएं थी उनको जब्त किया था और लोगों को भी हिरासत में लिया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो है एक्शन भी देखने को मिला है। अगर पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद ये जो विवाद है वो एक बड़ा विवाद बन जाता और अन्य जिलों जैसी जो घटना है वो भरतपुर में देखने को मिलती। लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण कहा जा सकता है कि देर रात को इस मामले को शांत कराया गया, लेकिन अभी भी वहां पर जो है तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और लगातार पुलिस और प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी अभिषेक, तो एक और चीज दीपक, अगर आप उसके बारे में भी बता पाए, मामला था क्या? 2013 का जो मामला रहा है वो मामला था क्या? देखिए 2013 का जो मामला है वो चुनावों को लेकर के बताया जा रहा है कि कुछ चुनावों को लेकर के दोनों में आपस में विवाद हुआ था। उसके बाद में दोनों पक्षों द्वारा जो है मामला दर्ज कराया गया और मामले में जो है मथुरा गेट थाना पुलिस ने पूरी जांच की थी, जिसमें कुछ लोगों को जो है सजा हुई और उसके बाद कोर्ट ने जो है जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरा पक्ष था उसके कुछ लोग थे उनको कल बरी कर दिया जुर्माना लगाकर। जब वो बरी हो गए तो उनके द्वारा देर रात को वहां घर पर जश्न मनाया जा रहा था। तो दोनों में पहले विवाद हुआ था 2013 में दोनों पक्षों में, उन्हीं दोनों पक्षों में ये कल विवाद हुआ है देर रात को। वो डीजे बजाने को लेकर के जश्न मनाया जा रहा था, उसी बात को लेकर के उनमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में जमकर के पथराव हुआ, जिसमें कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन हालातों पर अब जो है काबू पा लिया गया है और पूरी तरह से जो है नियंत्रण स्थिति में पुलिस प्रशासन जो है लगा हुआ है। और उनका पुलिस प्रशासन का कहना है कि 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है और जो भी अनावश्यक वस्तु रात को वहां पर मिली थी सभी को जब्त किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम और कांग्रेस चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हकीकत में तो विपरीत होता है। सीएम गहलोत को जवाब देना चाहिए, पत्रकार को हाईकोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी? अमन चोपड़ा के मामले को लेकर गुलाबचंद कटारिया ने सीएम और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम और कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हकीकत तो इसके विपरीत है। सीएम गहलोत को जवाब देना चाहिए कि एक पत्रकार को हाईकोर्ट की शरण आखिरकार क्यों लेनी पड़ी।
समय पर पत्रकारों पर जिस प्रकार की घटनाएं होती है, सरकार जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती है वो जग जाहिर है। इस पत्रकार ने भी कुछ ऐसी न्यूज़ देने का प्रयास किया होगा जिससे कांग्रेस हिट होती है और उसके कारण से उस पर मुकदमा करके अपने पुलिस के बल पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। ये तो ठीक है कि कोर्ट ने इसकी मदद कर दी। इसका मतलब सारा केस समझने के बाद ये लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस में इस चौथे पाए की जो बातें करने के लिए कुछ और होती है, लेकिन हकीकत में कुछ विपरीत दिख रहा है। तो सुना आपने गुलाब चंद कटारिया को, जिन्होंने हमला बोला है सरकार और कांग्रेस पर अमन चोपड़ा के मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सिर्फ बात की जाती है और सीएम को जवाब देना चाहिए कि पत्रकार को आखिरकार हाई कोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी। वहीं अमन चोपड़ा मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। मेघवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गहलोत सरकार के तानाशाह राज में राजस्थान पुलिस का न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के रोक के आदेश के बावजूद भी घर पहुंचकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने हेतु किया गया कुत्सित प्रयास बेहद निंदनीय है। यह ट्वीट किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अमन चोपड़ा मामले में ट्वीट कर सवाल उठाए। शहजाद ने लिखा है कि सीएम गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा, कानून अपना काम करेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या यह खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है? यह ट्वीट किया है शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ट्वीट को लेकर सवाल उठाया है शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा, कानून अपना काम करेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो, फर्जी मुठभेड़। क्या यह खुली और परेशान करने वाली धमकी नहीं है? इस बयान को लेकर शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है और सवाल पूछा है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अमन केस में सरकार से सवाल किए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने ट्वीट किया और लिखा कि अमन चोपड़ा के केस में हाईकोर्ट का स्टे मिलने के बावजूद पुलिस दबिश देने क्यों पहुंच गई। गहलोत जी का जवाब देखिए, कानून अपना काम करेगा, हम कभी नहीं चाहेंगे फेक एनकाउंटर हो। मतलब यह पूछा है लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर ट्वीट किया है। महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। रेगुलर एफआईआर में 0 एफआईआर बदल गई। रेगुलर एफआईआर के मामले में जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, रेगुलर एफआईआर की जांच अब शुरू हो गई है और यह जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। मामला दिल्ली में ही दर्ज हुआ था, 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जो अब रेगुलर एफआईआर में बदल गई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है।
महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए क्या है मामला। एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। मामला सरकार के वरिष्ठ मंत्री का है तो इसे लेकर सीएम से भी सवाल पूछे गए। अभी तो मैंने न्यूज पढ़ी है तो जानकारी प्राप्त कर रही एक्चुअल में क्या घटना हुई है। अभी तो तफ्तीश जब चलती है तो पहले तफ्तीश सामने शख्स आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में रेप का केस दर्ज हुआ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। दिल्ली पुलिस ने सवाई माधोपुर पुलिस को रोहित जोशी का मामला सौंपा। रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दर्ज हुआ मामला। रोहित जोशी पर जबरन सेक्स, धमकी देने, गर्भपात करवाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जबरन अप्राकृतिक सेक्स करने, जान से मारने की धमकी के भी आरोप है। वहीं इस पूरे मामले पर महेश जोशी ने भी अपनी सफाई दी है। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का करे। राजस्थान के रोहित जोशी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज किया गया था और चर्चा चल रही थी कि इस मामले को वापस सवाई माधोपुर जो थाना की जो पुलिस है बकायदा वहां भेजा जाएगा और वो वहां की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखा गया, जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत बकायदा बयान जब दर्ज हुआ तो उसके बाद देखा गया कि इस मामले में दिल्ली में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद सदर बाजार थाना की पुलिस इस मामले को दर्ज करके अब इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जुट गई है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी है रोहित जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान से उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें, पीड़िता ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें कि नशे के दौरान उसके साथ में दुष्कर्म करने का मामला, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग का मामला वो भी दर्ज कराया गया। इसके साथ ही अप्राकृतिक तौर पर यौन संबंध बनाने का जिस तरह से आरोप लगा है, इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए उससे पूछताछ की जाएगी। जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर रोहित जोशी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में अगली पूछताछ रोहित जोशी से कब होती है। निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही रोहित जोशी को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने महेश जोशी के बेटे पर रेप मामले में सरकार को जमकर घेरा कि ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जगह जगह ये घटनाएं हो रही है और राजस्थान बदनाम हो रहा है। इसके साथ ये जो घटना जुड़ती है, थाना गाजी से लेकर के गैंग रेप से लेकर के लगातार जुड़ती है। अभी मंत्री पुत्र पे जो आरोप लगा वही राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस प्रकार की बातों पर साबित हो गया कि इस कांग्रेस संस्कृति में मतलब इस प्रकार की घटना होना कोई बहुत ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली नहीं है। ये परिपाटी सी बन गई है और राजस्थान का मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन इसलिए है कि उसको अपनी सरकार बचा के चलानी है। इस सरकार बचाने के चक्कर में कितनी असहायों के साथ में ये दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी और राजस्थान टुकुर टुकुर देखता रहेगा। जिस तरीके से माननीय मंत्री साहब के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रेप का, धमकाने का, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं
तो इनके बेटों को भी खुली छूट दी जा रही है और इनके मंत्री और विधायक ऐसा कोई दिन नहीं है जो टीवी और अखबारों पर नहीं आया हो। तो मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपनी कुर्सी का लालच छोड़िए और हमारी बहन बेटी की जो आबरू है उसको बचाने के लिए कुछ आप फैसला लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं, जनता सड़क पर खड़ी होकर के आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या प्रदेश के बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। 45 के पार पारा, बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है? जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पानी बिजली संकट के साथ कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। राठौड़ ने कहा कि सरकार को 3 महीने पहले जो कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, जो आज तक नहीं बन पाया है। प्रदेश के 10 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उनकी हालत बदहाल है। हालात ये हो चुके हैं कि यहां बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था जर्जर हो रही है। सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अंतर्द्वंद में फंसी सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी 13 मई को आक्रोश रैली निकालेगी। जो 3 महीने पहले कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, वो आज तक सरकार अपना कंटिजेंसी प्लान बना नहीं पाई। 10 जिले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के से फीडेड जिले हैं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, की हालत तो बिल्कुल बदहाल है। उसमें मेरा खुद का जिला चूरू भी है। आज नहरबंदी के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5 दिन में भी कभी थोड़ा सा पानी आता है, और इन सारी बातों को लेकर 13 तारीख को हम
यहाँ आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालात, जब बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था की जर्जरता है, सरकार का इस सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सांसद दिया कुमारी ने टोंक में सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हुई है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिया कुमारी ने कहा कि अब तो सरकार के मंत्री और उनके परिवारजन भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी दिया कुमारी ने जमकर कटाक्ष किया। जीरो है, हर चीज में जीरो है कांग्रेस सरकार। ये पावर आप देखिए, इतनी बिजली कटौती कोई और प्रदेश में नहीं हो रही है। हर प्रकार से, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे हम लोग गैस की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। स्टेट वैट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। कुछ भी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ होगा। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो हालत है राजस्थान की वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब संभालना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के शाहपुरा में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर सड़क किनारे रखे बारदाने में आग लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा में आग का तांडव देखने को मिला है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। पास में ही 2 ट्रांसफार्मर भी लगे हुए थे। तो ये बड़ी खबर, शाहपुरा के पुराना दिल्ली रोड का ये मामला। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क किनारे रखे बारदाने में भीषण आग लग गई। ये राजधानी जयपुर के शाहपुरा की तस्वीरें सामने आई। समय रहते हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, ये राहत की बात रही। तो ये तस्वीरें जयपुर के शाहपुरा से सामने आई हैं। वहीं लपटों की जो विनाश लीला है वो जालौर में भी देखने को मिली। यहां पर चितलवाना इलाके के दोटवा गांव में भीषण आग लग गई। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी है। सांचौर से दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये जालौर की है, जहां पर सांचौर से 3 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लपटों की विनाश लीला, और ये तस्वीरें जालौर से सामने आई। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से यह आग लगी है। जालौर के दुठवा गांव की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी, और राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।